पता है, कुछ कहानियां ना दिमाग में अटक जाती हैं। वो हमारी सच्चाई और अनजाने सायों के बीच की जो लाइन होती है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाने वाले हैं। डोरिस बिथर का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। और सवाल बस एक ही है, क्या डोरिस को सच में भूतों ने सताया था, या फिर ये उसके अपने ही दिमाग का कोई खेल था? तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्या हम वाकई एक ऐसे पैरानॉर्मल अटैक के सबूत देख रहे हैं जो शायद अब तक के सबसे डरावने मामलों में से एक हो, या फिर ये किसी बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का नतीजा है जिसने, आप कह सकते हैं, अपने ही राक्षस पैदा कर लिए हों? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहां साइंस और अनदेखी दुनिया का आमना सामना होता है। तो पैरानॉर्मल या पैरासाइकोलॉजी, मतलब जहां अलौकिक और विज्ञान टकराते हैं। अब ये समझने के लिए कि इस केस की जांच हुई कैसे, हमें पैरासाइकोलॉजी की दुनिया में जाना होगा। और देखिए, ये कोई गैजेट्स लेकर घूमने वाले घोस्ट हंटर्स की बात नहीं हो रही है। ये असल में उन घटनाओं की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश है जिन्हें नॉर्मल साइंस अक्सर नकार देता है। तो पैरासाइकोलॉजी है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अनसुलझी पहेलियों का विज्ञान है। इसका सीधा सा मकसद है टेलीपैथी, पोल्टरगाइस्ट मतलब चीजों का अपने आप हिलना, इन जैसी घटनाओं के जो दावे होते हैं ना, उनकी सख्ती से जांच करना, ताकि असली क्या है और धोखा या सिर्फ वहम क्या है उसे अलग किया जा सके। चलिए अब आते हैं डोरिस बिथर के मामले पर। कैलिफोर्निया के एक बुक स्टोर में लगाई गई एक हताश गुहार। और देखिए, ये कहानी किसी अंधेरे भुताहा घर में आधी रात को शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है दिन के उजाले में, कैलिफोर्निया के एक बुक स्टोर के अंदर, जहां मदद के लिए एक बेबस आवाज उठी थी। साल था 1974। दो पैरासाइकोलॉजी इन्वेस्टिगेटर्स, बैरी टैफ और केरी गेनर, एक बुक स्टोर में थे, बस अपनी बातें कर रहे थे। तभी डोरिस बिथर नाम की एक महिला ने उनकी बातचीत सुन ली। वो उनके पास आई और उसने जो कहानी सुनाई ना, वो इतनी खौफनाक थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। उसने उनसे मदद की गुहार लगाई। डोरिस ने क्या कहा? उसने कहा, 2 लोग मेरी बाहें पकड़ते हैं और तीसरा मुझ पर हमला करता है, और ये पिछले 60 दिनों से हो रहा है। सोचिए, उसका दावा था कि 3 अनदेखी ताकतें, 3 एंटिटीज उस पर बेरहमी से फिजिकल असॉल्ट कर रही थीं, और यह सिलसिला पिछले 2 महीनों से हर रात बिना रुके चल रहा था। वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। और डोरिस की हालत को समझना भी जरूरी है। वो 4 बच्चों की अकेली मां थी, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी, और एक बिल्कुल टूटे फूटे जर्जर घर में रहती थी। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब उसने दावा किया कि ये हमले अब उसके बच्चों तक भी पहुंच गए हैं, खासकर उसके बेटे तक, जिसे उसके मुताबिक एक अनदेखी ताकत ने उठाकर पूरे कमरे में फेंक दिया था। तो अब शुरू हुई अनदेखी की जांच, उन घटनाओं से पहली मुलाकात। अब देखिए, डोरिस की कहानी सुनकर शक भी हो रहा था और जिज्ञासा भी। तो बैरी और केरी जांच करने के लिए मान गए। लेकिन जब वो डोरिस के घर पहुंचे तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहने वाले हैं, बल्कि वो कुछ ऐसी घटनाओं के पहले गवाह बनने वाले थे जो हर लॉजिक को फेल कर देती। घर में घुसते ही माहौल बहुत अजीब था। हवा में एक सड़े हुए जानवर जैसी बदबू थी, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। कमरों में कहीं एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगती तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी। लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं, मानो कोई स्विच से खेल रहा हो। और तो और उनके कैमरे में कुछ बहुत ही अजीब फोटोग्राफिक गड़बड़ियां भी कैद हुईं। ये सब कुछ उन्होंने नोट किया, और वो जानते थे कि ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। ये जो भी गतिविधियां थीं वो इतनी लगातार हो रही थीं कि टीम को बढ़ाया गया। करीब 10 हफ्तों तक उस घर में और कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और दूसरे इक्विपमेंट्स लगाए गए। मकसद सिर्फ एक था, जो कुछ भी हो रहा है उसका पक्का सबूत इकट्ठा करना। अब आता है डोरिस बिथर कनेक्शन, एक ऐसा पैटर्न जो सब कुछ बदल देता है। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेटर्स घंटों की रिकॉर्डिंग्स और नोट्स को खंगाल रहे थे, उन्हें एक बहुत अजीब चीज नजर आई। सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये था कि ये कब हो रहा है। और यहीं से एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टीम ने नोटिस किया कि चीजें तभी हिलती थीं, लाइटें तभी जलती बुझती थीं, और तस्वीरों में वो अजीब धब्बे भी तभी आते थे जब डोरिस बिथर खुद उस कमरे में मौजूद होती थी। जब कमरा खाली होता था तो कुछ भी नहीं होता था, कभी नहीं। मतलब साफ था, ये जो भी हो रहा था उसका सोर्स वो घर नहीं बल्कि खुद डोरिस थी। ये जो भी साया था
वो किसी जगह से नहीं बल्कि एक इंसान से जुड़ा हुआ था। और ये बात तब पक्की हो गई जब डोरिस एक नए घर में शिफ्ट हुई और ये सारी गतिविधियां भी उसके साथ साथ वहां पहुंच गईं। अब इसने एक नई और कई ज्यादा परेशान करने वाली थ्योरी को जन्म दिया। और अब सामने आया एक परेशान करने वाला अतीत, एक दूसरा स्पष्टीकरण। जब पूरा फोकस डोरिस पर आ गया तो इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके पैरानॉर्मल प्रेजेंट को छोड़कर उसके बेहद इंसानी अतीत को खंगालना शुरू किया। और उन्हें जो मिला वो दर्द की एक ऐसी कहानी थी जो एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही डरावनी वजह बता रही थी। पता चला कि डोरिस का अतीत जख्मों से भरा था। बचपन में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। वो सालों से शराब और ड्रग्स की लत से जूझ रही थी। उसकी कई शादियां टूट चुकी थीं और वो पैसों के लिए इतनी तंग थी कि किसी भी हद तक जाने को मजबूर थी। इनमें से हर एक चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ थी। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये अनुभव, ये अटैक्स असल में किसी भूत प्रेत का काम ना होकर पीटीएसडी जैसे किसी गंभीर मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर का नतीजा हो? मतलब क्या हो अगर ये हमलावर भूत नहीं बल्कि गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से पैदा हुए हों? क्या ये मुमकिन है कि सालों के ट्रॉमा से टूटा हुआ उसका दिमाग ही अपने दर्द को असलियत का रूप देने के लिए ये राक्षस बना रहा था? तो भूत, ट्रॉमा या फिर एक धोखा? चलिए इन अलग अलग सबूतों को तौलते हैं। अब हम इस रहस्य के बिल्कुल बीच में हैं। हमारे पास दो एकदम अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है पैरानॉर्मल अटैक और दूसरी तरफ है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन या शायद एक बहुत बड़ा धोखा। चलिए सबूतों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि किस कहानी में ज्यादा दम है। देखिए, पैरानॉर्मल थ्योरी के पक्ष में फिजिकल सबूत हैं, वो अजीब बदबू, ठंडी गर्म जगहें जिन्हें इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद महसूस किया। इन्हें बनाना आसान नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सब कुछ सिर्फ डोरिस के होने पर ही होता था। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल थ्योरी को उसके गहरे ट्रॉमा से सपोर्ट मिलता है। एक साफ वजह है कि उसका दिमाग ऐसा क्यों कर सकता है। शक करने वाले ये भी कहते हैं कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इस कहानी से उसे शोहरत मिल सकती थी। और रही बात उन तस्वीरों की, तो वो आसानी से कैमरे की कोई ट्रिक या हवा में उड़ती धूल भी हो सकती है। फिर दशकों बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि वो साबित कर सकते हैं कि ये पूरा मामला एक धोखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोरिस बिदर और ज्यादातर ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर्स अब इस दुनिया में नहीं थे। अगर कोई राज थे भी तो वो उन्हीं के साथ चले गए और ये केस हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रह गया। तो आखिर में डोरिस बिथर का मामला अनसुलझा ही है। सच क्या है, कोई पक्का जवाब हमारे पास नहीं है। क्या वो सच में दूसरी दुनिया की ताकतों का शिकार थी या अपने ही अतीत के भूतों का? शायद सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि हम यकीनन कभी नहीं जान पाएंगे। और ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है, ज्यादा डरावना क्या है, वो राक्षस जो अंधेरे में छुपे होते हैं या वो जिन्हें हम अपने ही दिमाग के अंदर बना लेते हैं?